सबसे पहले तो आप लोग टाइम से जुड़ जाया कीजिए, ठीक है ना। मतलब जस्ट जैसे सपोज 5:45 पे है तो आप 5:40 पे जुड़ जाएं जो है, ठीक है। उससे पहले भी ना जुड़े, लेकिन 5:40 और 5:45 के बीच में आप जुड़ जाएं, दैट्स बेटर। लास्ट लेक्चर में हमने किया क्या था? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, याद है किसी को? बताओ। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की थी हमने, नकुल महाजन ने कहा है ना। बिल्कुल, संचित भी यही कह रहा है। तो हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की थी, डन। अब जो हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे उसके, ठीक है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के, डन। सो अभी भी हम एक क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को देखते हैं, ठीक है, कि क्योंकि ये हिस्सा जो है इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ठीक है। आप सुन ले बात, आप क्वेश्चन देखिए। ए चार्ज्ड पार्टिकल हैविंग चार्ज इक्वल टू 2e, ई जब भी आपको दिया होगा, ई जब भी होगा, इसका मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स इज बीइंग एक्सेलरेटेड बाय 1 वोल्ट, तो इट्स काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज बाय। ये जो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, ताकि आपका जो है होल्ड क्वेश्चंस पे बढ़े, इसके लिए दे रहा हूं मैं, आपसे करने के लिए नहीं दे रहा हूं, मैं खुद करवा रहा हूं, ठीक है। सो आप ध्यान दीजिएगा कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें, सुनते जाइए। देखो, सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास चार्ज कितना है। सो जो हमारे पास चार्ज है, जिसको हम क्यू बोल सकते हैं, दैट इज ये हो गया एक तरह से 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, हमारा चार्ज हो गया इतना। सो वोल्टेज कितनी है? वोल्टेज हो गई 1 वोल्ट। सो चार्ज इतना है, वोल्टेज इतनी है, तो जो एनर्जी होगी, जितनी भी एनर्जी होगी, वो सारी काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही होगी, विच इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, चार्ज इंटू वोल्टेज। सही बात है। मैंने आप ये फार्मूला, जब मैंने आपको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन लिखाई थी, तब क्यू इंटू वी जो है वर्ड कहा था कि चार्ज इंटू वोल्टेज जो है एनर्जी होती है। आपने हो सकता है लोअर क्लासेस में भी पढ़ा हो, सही है, ठीक है। एनर्जी का फार्मूला चार्ज इंटू वोल्टेज भी होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, चार्ज हमारे पास कितना है जी,
3.2 इंटू 10⁻⁻19 इंटू वोल्टेज कितनी है 1 वोल्ट। सो ये एनर्जी आपके पास इतने जूल्स आ जाएगी। तो आपका आंसर आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ जाएगी 3.2 10⁻⁻19 जूल से। क्या आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं? अक्षित को आ गई। ओके, सो इस क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से हमें चार्ज और वोल्टेज को एनर्जी में तब्दील करना। इट इंक्रीजेस, अगर उसको दी गई है तो इंक्रीज होगा। जैसे मैंने कहा था ना, डिस्चार्ज ट्यूब में इलेक्ट्रॉन को रखोगे तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा। वही बात यहां पे है, आपने 2e चार्ज को जो है 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सेलरेट करा, तो उसके पास जो एनर्जी होगी वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। एक तरह से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन को अगर करवाते हैं 1 वोल्ट से तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में एक तरह से कन्वर्ट किया तो 3.2 10⁻⁻19 जूल्स हो गया। इज इट ओके? समझ में आ गई आपको बात? ठीक है, सुनते जाइए। अच्छा चलो, राजा मनान तूने कॉल किया था मुझे लगता है। ठीक है, आजकल मेरे फोन में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। ठीक है, सो इसलिए, लेकिन मैंने तेरी मिस्ड कॉल देखी थी। ठीक है, हाँ चलो, अभी मैं पूछता हूं तेरे से किस लिए, लेकिन अभी एक क्वेश्चन और डील करते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी देखिए आप सवाल। अच्छा सुन लीजिए, यहां पर सवाल ये है, पेपर बढ़िया हुआ? अच्छा चलो, सुजल कह रहा कि पेपर अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया। अच्छा, नाइस नाइस। इजी था। ठीक है, मार्क्स विद इन 2 डेज मिल जाएंगे आपको, मार्क्स जो है। ठीक है, 2 दिन में नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, चिंता मत करो। अच्छा सुनो बात, अब आगे मेरी बात सुनो। इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा? ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड बाय बल्ब ऑफ 40 वॉट इन 1 मिनट विद 50% एफिशिएंसी विल बी। तो 50% एफिशिएंसी से जो है, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, एसी। अच्छा सुनो सुनो, तो इस सारे क्वेश्चन को देखते हैं। 40 वॉट है, सो दैट मीन्स एनर्जी
emitted by bulb in 1 minute is equal to 40 into 60 जूल्स। बोलो सही है कि नहीं? देखो 40 वॉट का मतलब है 40 वॉट का मतलब है 40 जूल्स पर सेकेंड। तो अगर एक सेकंड में वो 40 जूल रिलीज करता है तो एक मिनट में कितना करेगा? क्योंकि हमसे एक मिनट में पूछा है, कितनी करेगा? 2400 जूल्स। सही बोला। लेकिन यह भी कहा है कि एफिशिएंसी 50% है। एफिशिएंसी 50% है, इसका मतलब क्या है कि 2400 की जगह 1200 ही रिलीज करेगा। नहीं, सही कह रहा हूं कि नहीं? सो 2400 इंटू 50 अपॉन 100 है ना। सो 1200 जूल। बेटा जी पहले हाँ या ना करो, आपको ये बात समझ में आई कि नहीं? से यस और नो। आर यू गेटिंग दिस? द बल्ब इज लेबल्ड एज 40 वॉट, बल्ब इज लेबल्ड एज 40 वॉट, बट कहा है कि 50% एफिशिएंसी से वो एमिट कर रहा है। उसको एमिट करनी चाहिए 2400 जूल्स, बट क्योंकि 50% एमिशन है तो 1200 जूल ही रिलीज करेगा। डन। अब हमारा क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक है, हम करेंगे E इज इक्वल टू एन एच, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्वेश्चन मुझे लगता है अधूरा है। हाँ क्वेश्चन अधूरा है, एक मिनट। ऑफ लैम्डा इक्वल टू, सुन लीजिए, ऑफ लैम्डा इक्वल टू 6200 आंगस्ट्रॉम। ठीक है, 6200 आंगस्ट्रॉम के फोटोन्स कितने एमिट होंगे। ठीक है, लैम्डा देना जरूरी है। सो मैंने ऐड कर दिया कि नंबर ऑफ फोटोन्स ऑफ वेवलेंथ दिस मच एमिटेड बाय बल्ब। ठीक है, कितने होंगे? सुन लीजिए, यहां पर मैं आपको एक शॉर्टकट भी बता रहा हूं। ठीक है, शॉर्टकट को ध्यान रखिएगा, अच्छा शॉर्टकट है ये। इस शॉर्टकट में क्या है कि अगर आपको एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, अगर आपको एनर्जी सीधे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, ठीक है, तो आप 12,400 डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ फोटोन आंगस्ट्रॉम में कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। मतलब वो एचसी को हमने सरपास कर दिया और सीधे लैम्डा आंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, इस शॉर्टकट को रखिएगा अभी अपने पास। ठीक है, इसको भी मैं यूज करूंगा, काफी यूज करूंगा आगे क्वेश्चंस में। ठीक है, इसका मतलब ये है एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और लैम्डा जो है आंगस्ट्रॉम में, क्योंकि सबसे ज्यादा ये ही यूनिट्स यूज होते हैं, इसलिए मैंने कहा कि हम इसको यूज करेंगे। आप इसको साइड में रख लीजिए कॉपी में, पहले इसको देख लेते हैं। तो अब अगर हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, देखो हमारे पास है E इज इक्वल टू एन एच सी अपॉन लैम्डा। अब या तो मैं इस फार्मूले को यहीं पे लगा दूं, देखो यहीं पे लगाऊंगा तो पहले मैं इस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर लेता हूं। ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 12,000 जूल्स डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही बोला? कितनी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। ठीक है, कन्वर्जन। तो ये तो आई होप आप समझ गए। ठीक है, तो अब अगर मुझे मान लीजिए, देखो मेरे पास क्योंकि लैम्डा आंगस्ट्रॉम में है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, एन इज इक्वल टू ई लैम्डा अपॉन एच सी, ये फॉर्मूला बनना है। तो मैं सीधे सीधे ये भी कह सकता हूं एन इज इक्वल टू, एनर्जी की वैल्यू कितनी है? 1200 1.6 इंटू 10⁻⁻19, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले लिया,
तो लैम्डा मेरा सीधा एंगस्ट्रॉम में लिख सकता हूं मैं 6200, ठीक है ना, और एच सी की जगह 12,400। एक्चुअल में ये दिया ही क्वेश्चन ऐसे है क्योंकि ये 2 से हो जाएगा और ये 600 हो जाएगा। सो आपसे आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहां पर इसका जो आंसर आएगा 3.75 10⁻21। इज इट ओके? आपको क्वेश्चन समझ में आया? नहीं संचित, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी चेंज करने की जरूरत नहीं। पहली बात, ये मैंने आपको फार्मूला दे दिया, ये कई जगह आपको यूज में आएगा, ठीक है ना। यहां पे ये मैंने जबरदस्ती की भी, चलो इस फार्मूले को यूज कर लेते हैं, तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में की, फिर एन निकाला। अगर मैं दूसरे तरीके से निकालूं तब भी आ जाएगा। देखो एन इज, अगर मैं ऐसे करूं इसको, एन इज ई अपॉन, देखो दूसरे तरीके से, एनर्जी 1200, लैम्डा 6200 10⁻⁻10, ठीक है, एंड एच सी 6.625 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸8। इसको भी सॉल्व करोगे देन ऑल्सो यू विल गेट दिस, ठीक है। आपके पास दोनों तरीके, ठीक है, दोनों तरीके हैं। सो ये मैंने जस्ट ये फार्मूला यूज करके बताया कि किस तरीके से आप इस फार्मूले को भी यूज कर सकते हो। बेटा जी समझ आ रही है मेरी बात? अच्छा पहले वाला समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, दूसरे वाले को यूज करो अभी। देखो पहले वाले में बेटा मैंने क्या किया नकुल जी, यहां इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको चेंज कर 1.6 10⁻⁻19 से डिवाइड करके मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में जूल्स को कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया इस फार्मूले से, ठीक है, कि एन निकालने के लिए ई लैम्डा अपॉन एच सी, ठीक है। तो एच सी की जगह मैंने 12,400 लिख दिया, ई की जगह इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, लैम्डा की जगह एंगस्ट्रॉम में, तो मेरे पास एन आ गया। एक फोटोन की एनर्जी ऐसे आएगी, ये एनर्जी ऑफ फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी ये फोटोन के लिए वैलिड है, ठीक है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ना वैसे वैसे आपको समझ में आती जाएगी, लेकिन ये बड़े काम की चीज है, अभी याद रखिए, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं। डन। अब सुने, अब हम बहुत जरूरी एक रिलेशन करने जा रहे हैं। ये इस रिलेशन का नाम है डी ब्रॉगली इक्वेशन। आखिर ये डी ब्रॉगली इक्वेशन है क्या? डी ब्रॉगली ने मतलब सब कुछ गोल मोल, मतलब ऐसी बात उसने कही कि जिससे मतलब साइंस और ग्रो की, ठीक है। उसने पता क्या कहा, चलो पहले देख लेते हैं, फिर कंक्लूड करते हैं कि उस बंदे ने कहा क्या। डी ब्रॉगली ने कोई बहुत ज्यादा काम नहीं किया। डी ब्रॉगली ने आइंस्टाइन की दो इक्वेशंस को यूज किया, ठीक है। एक आप जानते हैं, सबने पढ़ रखा है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, सबने पढ़ रखा है, सब जानते हैं E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। बोलो भाई, ये तो फिल्मों में भी आता है भाई, है ना, सब लोगों ने पढ़ा है इसको।
कॉमर्स आर्ट्स किसी कोई भी हो, ई एम सी स्क्वायर। सुनो, और हमने एक और चीज पढ़ ली, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। ये भी हमने पढ़ लिया। पढ़ लिया। सो फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग ये कह सकते हैं कि एम सी स्क्वेयर इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। सी से सी को काट देते हैं, सो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी। ठीक है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? बोलो बोलो, कोई प्रॉब्लम? ओके। लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ। एम क्या है? मास। सी क्या है? वेलोसिटी। एंड एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। सही बात है। ये जो सी है, इट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, लेकिन फॉर पार्टिकल्स के लिए हम सी इज इक्वल टू वी ले सकते हैं। पार्टिकल क्यों कह रहा हूं मैं इसको? क्योंकि मास आ गया, है ना। और ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से आया है, मतलब पार्टिकल्स की फॉर्म में फोटोन मतलब एनर्जी एमिट होती है, तो इट इज मास वाला पार्टिकल, है ना। मास वाला पार्टिकल है ये। समझ आ रही है मेरी बात? ये मास वाले पार्टिकल के लिए ये रिलेशन वैलिड है। तो लाइट की वेलोसिटी से मूव भी कर सकता, नहीं भी कर सकता। सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। इज इट ओके? तो इट मतलब पार्टिकल मास वो सी से मूव भी कर सकता है, उससे कम से भी मूव कर सकता है पार्टिकल। तो इसलिए हम इस रिलेशन को कह देंगे कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। जिनको इस लफड़े में नहीं पढ़ना है, वो सीधे सीधे इस बात को रट लें कि ये रिलेशन हमारे बहुत काम का है। सही है बात? ये रिलेशन जो है अपने बड़े काम का है। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। अब इस बात का मतलब क्या है? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी मतलब क्या है? ये डी ब्रॉगली ये कह रहा है कि अगर कोई एम मास का पार्टिकल वी वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, तो वो सीधा नहीं मूव करेगा, उसकी कोई ना कोई वेवलेंथ होगी। इट विल हैव सम वेवलेंथ। तो आ गया, एम मास का पार्टिकल वी वेलोसिटी से मूव करेगा तो लैम्डा उसका कुछ ना कुछ होगा। और ये बड़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशन से डिराइव किया हुआ है, तो इसलिए ये बड़ी जबरदस्त रिलेशन। लेकिन भाई इस रिलेशन का फायदा क्या है? ये रिलेशन बहुत बड़ी बात कहती है। इस रिलेशन को कहते हैं हम डी ब्रॉगलीज इक्वेशन फॉर डुअल नेचर ऑफ मैटर। डुअल नेचर ऑफ मैटर। मैटर की डुअल नेचर मतलब कि जो मैटर हमारे अराउंड है वो सिर्फ मैटर नहीं है, उसमें वेव नेचर भी है। मतलब उसमें वेवी नेचर भी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, लक्ष्य सही कह रहा है। लक्ष्य कह रहा है कि क्या ये रिलेशन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में होल्ड करती है? सो मेरा जवाब ये है, ये रिलेशन एक्चुअल में माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ही होल्ड करती है।
अच्छा, अब बात ये आती है कि भाई हमने तो कभी ऐसा पढ़ा ही नहीं कि लैम्डा भी होता है। जैसे मैं आपको कहूं कि मान लो जैसे क्रिकेट खेलते हैं बंदे, भाई क्रिकेट की बॉल को तो हमने सीधे ही जाते दिखाया, अगर क्रिकेट की बॉल ऐसे चलने लग गई तो दुनिया में क्रिकेट की बॉल ही नहीं हो सकती, कोई क्रिकेटर ऐसा खेल ही नहीं सकता। अगर मान लो हवा में भी ऐसे ऐसे आने लग गई तो बैट्समैन कैसे खेलेगा उसको? हवा में तो पैराबोलिक ही आती नहीं। तो अब मसला क्या है भाई, मान लो हम क्रिकेट की बॉल को फेंकते हैं तो हमें ये वेव क्यों नहीं दिखती है, उसकी उसकी वेव नेचर क्यों नहीं दिखती? जवाब है कि लैम्डा मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जितना बड़ा मास होगा उतनी लैम्डा कम होगी। मतलब अगर हमारी ये जो क्रिकेट बॉल है, क्रिकेट बॉल के केस में अगर वो ऐसे जा रही है तो उसके केस में लैम्डा एक्सट्रीमली स्मॉल है, कि लैम्डा इज अप्रोक्सीमेटली जीरो। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? वेवलेंथ लगभग जीरो है, तो इसलिए वो आपको सीधे ही दिख रही है। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन जैसा छोटा पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन जैसा कोई पार्टिकल है, और अगर वो ऐसे जाए तो उसके केस में लैम्डा जो है आपको दिखेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? मतलब इस केस में लैम्डा इज बिगर देन जीरो। तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में आपको ये इफेक्टिव दिखेगी, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में इफेक्टिव नहीं दिखेगी। बेटा जी मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे आयुष्मान, हमने क्या लेना, हम तो सभी की निकाल देंगे, हम तो क्रिकेट बॉल की भी निकाल देंगे, हम इलेक्ट्रॉन की भी निकाल देंगे। ठीक है, मतलब ये समझ लो कि अप्रोक्सीमेटली जो आपको दिखते नहीं है उनके लिए ये वैलिड है। इतने छोटे जो दिखते नहीं है उनके लिए ये वैलिड है। ठीक है, आएगी तो हर एक की आ जाएगी। अगर हम मास क्रिकेट बॉल का भी डाल देंगे तो भी हमारे पास लैम्डा आ जाएगा, है ना? हम तो बड़ी छोटी छोटी वैल्यूज भी निकाल सकते हैं, 10⁻20 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, तो हम कैलकुलेशन के मामले में तो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बड़े हो गए सूजन, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक बैक्टीरिया भी जो है अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन से बना होगा। ठीक है, तो इसलिए ये उनसे भी छोटे के लिए वैलिड है। लेकिन हम तो एक एक एटम की बात कर रहे हैं ना यार, तो बहुत माइक्रो लेवल पे तो हम गए ही हैं। इज इट ओके? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सबको समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा सुने अब। तो इस इक्वेशन ने मैटर और वेवी नेचर दोनों को इकट्ठा कर दिया। एक्चुअल में सूजल जो दिखते नहीं है वो भी बड़े मास के होते हैं, मतलब इस इक्वेशन के हिसाब से वो भी बड़े मास के हैं, ये उनसे भी छोटे के लिए वैलिड है। ठीक है, हाँ ये जरूर है क्रिकेट बॉल से उनकी वेवलेंथ बड़ी होगी, लेकिन बात ये उनसे भी छोटे में सिग्निफिकेंट दिखेगी। ठीक है, करें आगे बात। अच्छा, यहां पर h की वैल्यू आप जानते हैं, मैं यूनिट्स के बारे में बता दूं। h यहां पर 6.626 10⁻⁻34 आप यूज करेंगे जूल्स में, वेलोसिटी मीटर्स पर सेकंड में यूज करेंगे आप, मास आप केजी में यूज करेंगे, तो आपका लैम्डा जो है मीटर में आ जाएगा। इज इट ओके? तो यूनिट्स के मामले में कोई मसला ना रहे। ठीक है, ये इक्वेशन सीधे सीधे अपने को या तो याद रख लेनी। ठीक है, चलो एक सवाल देखते हैं कुछ जो है, तो प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी। चलो ऐसे करते हैं,
कैलकुलेट द लैम्डा ऑफ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 331.3 ग्राम, ठीक है, मूविंग विद स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। आप देखिए कैसे करना है इसको। अब हमने लैम्डा ही निकालना है, सो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। मैंने थोड़ी सी, अच्छा, अब एच की वैल्यू कितनी होती है? 6.626 10⁻⁻34, मास 331.3, ग्राम्स में है तो केजी में कितना हो गया? इतने केजी हो गया। वेलोसिटी कितनी हो गई? 15 मीटर पर सेकेंड, बस ये। और ये मैंने आपको ऐसे दिया है कि ये कट जाए, ठीक है, मतलब इसको आप जो है कट कर सकते हैं। कितना होगा ये? 0.02, 0.02 आ जाएगा ये। हाँ चलो आंसर नकुल, 4 × 10⁻⁻35, 4 × 10⁻⁻35। चलो कैलकुलेट कर लिया इसने, ठीक है, बिल्कुल कुछ ऐसा ही लग रहा है। सो 4 × 10⁻⁻35 मीटर्स, ये आंसर आ गया। अब आप देखो ये कितनी छोटी वेवलेंथ है, मतलब डेसिमल के बाद 35 जीरो लगनी है, फिर 4 लिखना है ना? इज इट ओके? तो बहुत छोटी वैल्यू है। सबको समझ में आ गया कि कैलकुलेट कैसे करना है? मास केजी में लिखना है, एच की वैल्यू है, ठीक है, वेलोसिटी है, वैल्यूज पुट करना आ गया ना, बाकी कैलकुलेशन तो ठीक है। चलिए, सबका यही आंसर आया? सबका यही आंसर आया? ओके, सूजल का भी आ गया। डन डन डन। चलिए आगे बढ़े। अच्छा, अब इससे पहले कि हम और क्वेश्चंस भी करें, एक और देख लेते हैं रिलेशन, दैट इज रिलेशन बिटवीन लैम्डा एंड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और लैम्डा के बीच में रिलेशन क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी और लैम्डा के बीच में रिलेशन क्या होगा? चलिए देखो, सबसे पहले बात, हम जानते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। इसको हम पहला रिलेशन लेते हैं, ठीक है। और आपने लोअर क्लास में यह पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। पढ़ा है सबने ये सब लोग जानते हैं। अरे बिल्कुल आसान आसान पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। पढ़ा है कि नहीं लोअर क्लास में? गुरामृत ने पढ़ा है, हाफ mv² सब जानते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि, सुन लो, इसका मतलब ये हो गया कि mv² इज ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और अगर मैं दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर दूं तो m²v² इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इंटू m, ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इंटू m। तो इसका मतलब ये हो गया कि mv इज इक्वल टू रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इंटू m। सही है बात? लेट इट बी सेकेंड इक्वेशन। सो हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड रिलेशन हम कह सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट ऑफ 2
काइनेटिक एनर्जी इंटू एम। आई होप रिलेशन बिल्कुल आराम से आ गया है ना। चलो लक्ष्य को बात समझ में आ गई। वही है काइनेटिक एनर्जी जूल्स में, लैम्डा मीटर्स में, एम जो है केजी में, एच जो है 6.626 10⁻34। तो बिल्कुल आसान भी है, कोई टफ है ही नहीं ज्यादा काम। नहीं समझ में आ रही है मेरी बात? ओके अब बढ़ते हैं आगे। नकुल ने कहा रिपीट करो। मैंने कहा ये रिलेशन हम जानते हैं, ये रिलेशन हम जानते हैं, इसको हमने रीअरेंज ही किया, इसको रीअरेंज किया ये बना, इसको एम से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया ये बना, रूट लिया एम स्क्वायर वी स्क्वायर का तो ये रूट बन गया, इसको हमने डिनोमिनेटर में पुट कर दिया एमबी की जगह, बस फार्मूला बन गया। काइनेटिक एनर्जी और लैम्डा के बीच का रिलेशन निकल गया कि भाई जो एम मास का पार्टिकल है अगर वो मूव करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर होगी। तो अब हम उसका लैम्डा भी निकाल सकते हैं अगर हमें काइनेटिक एनर्जी दी है ना, हम लैम्डा भी निकाल सकते हैं। ओके चलिए, तो क्वेश्चंस में पता क्या है, क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान देना होता है जरूरी, दैट इज कि वो बात किसकी कर रहा है। सुन लीजिए मेरी बात, क्वेश्चन में जैसे दो हमने वेवलेंथ के फार्मूले पढ़ लिए, ये इसको कहो चाहे इसको कहो, ये एक ही है एक तरह से। तो हमने पढ़ लिया एम मास वाले पार्टिकल के लिए और दूसरा फोटोन के लिए भी पढ़ा हमने, E इज इक्वल टू एक्स अपॉन लैम्डा, और दूसरा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम। दोनों को कंफ्यूज नहीं करना है, अगर वो मास वाले पार्टिकल की बात कर रहा है तो ये फार्मूला लगेगा, अगर वो फोटोन की बात कर रहा है या क्वांटम की बात कर रहा है तो लैम्डा E इज इक्वल टू एक्स अपॉन लैम्डा लगेगा। इज इट ओके? ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रहे, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं करनी। चलिए आगे बढ़े, ये फार्मूला नोट हो गया। अच्छा तो मैं एक क्वेश्चन मेरे पास एनसीईआरटी का और है, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। मुझे लगता है आप आराम से इसको कर सकते हो।
बिल्कुल सही है हृदयांश, बिल्कुल सही है, आराम से दोनों का सही है, अक्षित का भी सही है। सो क्या करना है हमने इसमें? ठीक है, चलो मैं आपके आंसर्स देख लेता हूं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आर्यन सही है, डन डन। और एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, मानव जोत, और दुनिया से आया तू? चलिए करना स्टार्ट करते हैं। सो लैम्डा निकालना है हमने, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। एच की वैल्यू 6.626 10 रेज पर माइनस 34। एम कितना है? 100 ग्राम मतलब 0.1 केजी, 10 मीटर्स पर सेकेंड, ये तो सीधे सीधे 1 हो गया। तो आंसर आ गया 6.626 10 रेज पर माइनस 34 मीटर्स। बस आ गया आंसर। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, बस। तो सक्षम, जब भी तुम पावर लिख रहे हो ना, जैसे जो है वहां पे एस्ट्रिक लगा दिया करो, पावर की जगह एस्ट्रिक, मतलब 10 एस्ट्रिक 34, तो मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, हाँ, इज इट ओके? समझ आ गया सबको बेटा जी? सबको समझ में आ गया ना? चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, नाइस नाइस। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ज्यादा टफ तो नहीं लग रहा आपको? ये पहले मेरे को क्लियरली बताओ, ज्यादा टफ तो नहीं लग रहा? अगर टफ लग रहा है तो मैं आज इतना ही कराऊंगा, फिर मैं अगली क्लास में डील करूंगा। अगर आसान लग रहा है तो मैं थोड़ा सा टफ पोर्शन डील कर लूंगा आज। इज इट टफ और इजी? राइट योर कमेंट। मैं सबके देख रहा हूं कमेंट्स, आप लिखते जाओ, बट आई वांट कि हर कोई लिख दे। ठीक है, हर कोई लिख दे, ठीक है, ताकि मैं उसी हिसाब से, हाँ, डिसाइड करूं आगे। चलिए, तो मुझे टफ किसी ने भी नहीं कहा, ठीक है, मॉडरेट कहा, ठीक है, इजी कहा, ठीक है, काफी लोगों ने इजी कहा, कुछ ने मॉडरेट कहा, टफ एक ने भी नहीं कहा। तो मैं थोड़ा सा अब बात को और आगे ले जा रहा, सुन लीजिए, ध्यान दीजिए। रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड लैम्डा, मेरी बात को समझिएगा, बात बिल्कुल आसान है। ठीक है, देखो, हम बात कर रहे हैं डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर की। सुन लीजिए, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। अब मान लो यहां पर जो बैटरी है उसकी वोल्टेज वी दे रहे हैं, दिस इज वी वोल्टेज हम दे रहे हैं, समझ रहे हैं मेरी बात? अच्छा, यहां पर हमने एक पार्टिकल रखा है जी, एक पार्टिकल है यहां पे जिसका चार्ज क्यू है। इज इट ओके? जिसका चार्ज क्यू है। अब वो इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, वो प्रोटॉन भी हो सकता है, भाई इलेक्ट्रॉन होगा तो इस तरफ भागेगा, प्रोटॉन होगा तो इस तरफ भागेगा। इज इट ओके? चलो बीच में रख देते हैं।
क्यू चार्ज का। ठीक है, पॉजिटिव होगा तो इधर जाएगा, नेगेटिव होगा तो इधर जाएगा। इज इट ओके? अब क्या है, अगर हम V वोल्टेज देते हैं, ठीक है, V वोल्टेज देते हैं, तो मान लो इसी तरफ गया, क्योंकि अभी हमने Q को पॉजिटिव लिया, तो सपोज ये प्रोटॉन है, इस तरफ गया है, इस तरफ जाएगा। अब जब ये इस तरफ जाएगा, अब छोटा पार्टिकल है, तो ऑब्वियसली जितनी आप ज्यादा वोल्टेज दोगे, ये वोल्टेज V है, उतनी ज्यादा इसकी वेलोसिटी होगी। मान लो ये V वेलोसिटी से मूव कर रहा है, V वेलोसिटी स्मॉल v, भाई जितनी ज्यादा आप वोल्टेज दोगे उतनी इसकी वेलोसिटी इस तरफ को होगी कि नहीं होगी? उतने ही जोर से ये नेगेटिव प्लेट इसको खींचेगी ना, पॉजिटिव चार्ज को। मान लो लेट इट बी प्लस क्यू, खींचेगी कि नहीं? खींचेगी, उतनी ज्यादा वेलोसिटी होगी इसकी। और मान लो ये प्रोटॉन मान लो आप अपने दिमाग में, तो इसका मास मान लो आप m मान लो, इसका मास m मान लो। मास हम जानते हैं प्रोटॉन का 1.672 इंटू 10⁻27 kg, हम जानते हैं। ठीक है, तो m वगैरह हमें पता है। सुन लो, अब हम यहां पर भी इस ट्यूब के अंदर भी ये कह सकते हैं भी जब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल चलेगा तो भाई वो ऐसे चलेगा, उसका लैम्डा कुछ होगा, होगा। सो उसकी कुछ वेवलेंथ होगी लैम्डा। ठीक है, क्योंकि डी ब्रॉगली इक्वेशन यहां भी घुसेगी, तो मतलब कहीं ना कहीं ये लैम्डा जो है इस वोल्टेज से रिलेटेड है, क्योंकि ये वोल्टेज वेलोसिटी को अफेक्ट करेगी और वेलोसिटी लैम्डा को करेगी, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। बोलो बेटा सही बोल रहा हूं कि नहीं? सही बोल रहा हूं कि नहीं? ठीक है, तो जितनी एनर्जी हम इसको यहां पर दे रहे हैं, इस क्यू चार्ज को दे रहे हैं, वो सारी इसकी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील होगी। जितनी एनर्जी आप इस फॉर्म में दे रहे हो इसको, उतनी तेजी से ये जाएगा, तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी। मतलब जो अपनी काइनेटिक एनर्जी है दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। बोलो सही बात है कि नहीं? चार्ज इंटू वोल्टेज, जो काइनेटिक एनर्जी इसकी होगी वो चार्ज इंटू वोल्टेज होगा कि नहीं होगा? अभी भी थोड़ी देर पहले भी हमने किया था। तो जब ये एक्सेलरेट होगा तो कितना क्यू है, क्योंकि जितना ज्यादा क्यू होगा उतनी इसकी अट्रैक्शन इससे बढ़ेगी, और जितना वोल्टेज आप दोगे उतना। तो मतलब काइनेटिक एनर्जी इज क्यू इंटू वी। सुनते जाओ। एंड लेट इट बी फर्स्ट रिलेशन, एंड द सेकेंड इज वी नो lambda is equal to h upon root of twice of kinetic energy into m। बोलो सही है? ये अभी हमने डिराइव किया थोड़ी देर पहले। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन राइट कि lambda is equal to h upon root of twice of q into v into m। इज इट ओके? बिल्कुल निकाल सकते हैं, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, वेवलेंथ। ठीक है, अब सुनो, तो ये फार्मूला बन गया, ये फार्मूला अपने पास बन गया। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करके थिंग्स आर गोइंग इजी। आई थिंक थिंग्स आर गोइंग इजी। ठीक है, और जिनको ये कोई प्रॉब्लम हो इस लेक्चर को दोबारा देख लें, और या तो सीधे फार्मूला याद रख लें। लेकिन अब सुनो, देखो यहां पर हम पार्टिकल, देखो मैं थोड़ी सी लिस्ट दे देता हूं तो आपके लिए बात आसान हो जाएगी कि जो पार्टिकल है और उसका क्यू क्या होगा और उसका एम क्या होगा, क्योंकि जो जो अलग अलग तरह के, जैसे मान लो अगर पार्टिकल आपका इलेक्ट्रॉन है तो उसका क्यू होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। मास होगा
9.1 इंटू 10⁻31 kg। और यही अगर पार्टिकल प्रोटॉन है तो Q वही रहेगा सेम 1.6 10⁻19 कूलम। चार्ज की जरूरत नहीं है क्योंकि उतनी वेलोसिटी से इधर जाएगा या तो इधर जाएगा। मास 1.672 इंटू 10⁻27 kg। सही बात है। अच्छा, देयर इज अनदर, जैसे अल्फा पार्टिकल हीलियम 2 पॉजिटिव, अल्फा पार्टिकल तो 2 पॉजिटिव है तो दैट मींस इट विल बी ट्वाइस ऑफ दिस 1.6 10⁻19 कूलम्स। और हीलियम का जो मास है 4 mu होता है, मतलब 4 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27 kg। बोलो सही बोला जी? सही बोला कि नहीं? मोस्ट कॉमनली यही पार्टिकल्स जो है यूज होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या हीलियम। ठीक है, अगर कोई और दिया है तो उसका एम और चार्ज हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो मैं आपको, जैसे हमने ये एम एंड ये लिख दिया, सो फॉर इलेक्ट्रॉन जब हम ये वैल्यूज पुट करते हैं, so lambda is equal to, either you write 12.27, I think I am right, and upon root of v आंगस्ट्रॉम। आपकी वेवलेंथ आंगस्ट्रॉम में आ जाएगी अगर आप ये फार्मूला यूज करोगे, या तो आप सीधे कर लो 150 अपॉन वी का रूट एंड आपका लैम्डा आंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। मतलब यहां पर मैंने सारी कैलकुलेशन करके आपको रेडीमेड की इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मोस्टली वही यूज होता है, तो इलेक्ट्रॉन के केस में आप रेडीमेड फार्मूला 12.27 या आप रूट ऑफ 150 अपॉन वी आंगस्ट्रॉम, मतलब अगर आप वोल्टेज लिखोगे यहाँ पे, जैसे 5 वोल्ट दिया, 5 लिखो यहाँ पे, तो रूट ऑफ 30 आ जाएगा, वो आंगस्ट्रॉम में वेवलेंथ आ गई। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई? सो इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने आपको रेडीमेड रिलेशन भी दे दिया बच्चे। किसी को कुछ पूछना है? समझ आ गया, राजा मनान को समझ में आ गया। नहीं, ये एच की नहीं है, ये सारा कैलकुलेट करके इलेक्ट्रॉन का मास एंड ये पुट करके ये शॉर्टकट, इसी का स्क्वायर जो 150 है। ठीक है, तरनप्रीत को आ गया। ठीक है, अब हम सीधे फार्मूला लगाया करेंगे, मतलब ठीक है, सीधे फार्मूला। चलो, सूजल वगैरह को सबको समझ में आ गया, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। तो इसका जिसको कहते हैं मोस्ट टफेस्ट हिस्सा ये ही था। अब बात आसान है। ठीक है, अब अपने डी ब्रॉगली इक्वेशन को हमने, अब देखो, हमने डी ब्रॉगली इक्वेशन को काइनेटिक एनर्जी से भी रिलेट कर लिया, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर भी रिलेट कर लिया, वोल्टेज से भी रिलेट कर लिया। ये हो रही है पार्टिकल की वेवलेंथ की ही बात, कि कोई पार्टिकल आपने डाला है यहां पर, ठीक है, तो जो है इलेक्ट्रॉन को अगर डालोगे तो वी वोल्टेज दोगे, 10 वोल्ट दोगे, तो बस रूट ऑफ 15 जो आंगस्ट्रॉम में आपकी वेवलेंथ आ जाएगी उस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वोल्टेज से सीधा जो है, हाँ बस ये ही टफेस्ट था। ठीक है, मतलब डी ब्रॉगली में, बस। ठीक है, ओके, सवाल करते हैं। ठीक है, सीधे भी आप याद रख सकते हो इस फार्मूले को और इसको, बस अपना काम हो जाएगा।
आप क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल इन प्रोटॉन एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस। आपने रेशियो निकालना है, ठीक है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस है जब दोनों को एक्सेलरेट किया जाए। टेक योर टाइम। अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम 2 बॉन्ड। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। हाँ जी बच्चों, आ गया आंसर? नहीं, सक्षम ये नहीं है, नहीं, संचित का भी नहीं है, तरनप्रीत ये नहीं है,
हाँ 1/2√2 है, 1/2√2 अक्षत का सही है। देखते हैं देखते हैं, हाँ 1/2√, देखते हैं। सो अपने को निकालना क्या है, लैम्डा ऑफ एल्फा पार्टिकल अपॉन लैम्डा ऑफ प्रोटॉन, यही निकालना है। सबसे पहले अपने को मास ऑफ एल्फा पार्टिकल कितना होगा, सुन लो, ये होगा मास ऑफ एल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। सही बात है, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन होता है ना भाई, 4 mu हुआ, 1 mu इज मास ऑफ प्रोटॉन, 4 मास ऑफ प्रोटॉन लिख सकता हूं। ठीक है, अच्छा, एंड उसके बाद इसका Q कितना होगा, 2E। मैं जानबूझ के इन टर्म्स में कर रहा हूं ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। ट्वाइस ऑफ E क्या है, 1.6 10⁻⁻90, जो कि कट जाने हैं, चाहे आप डिटेल में भी लिखें तब भी कट जाने। अच्छा, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, एमपी ले लिया, Q इज E, बस ठीक है। अब ऐसे में lambda of alpha particle is h upon 2 into 4 times mass of protons into 2 times e into v। सही बात है कि नहीं, ठीक है। एंड lambda of proton is equal to h upon 2 mass of proton into e into v। पहले बोलो, ये बात समझ में आ गई, ये बात आपको समझ में आ गई। किसको नहीं आई बोल दो, अगर आ गई तो ठीक है। बात मतलब समझ में आ गई सबको। ऐसे में लैम्डा ऑफ एल्फा अपॉन लैम्डा ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, तो ऐसे में 2 into 4 into mass of proton 2e into v, 2 into mass of proton into e into v, this mass of proton this to this, खटाक, बात खत्म। 1/√8 is equal to 1/2√2। बोलो सही है कि नहीं, समझ आई बात कि नहीं, से यस और नो। हृदयांश कहा गया आप, है ना, समझ आ गई बात। मेडिकल वालों को टफ तो नहीं लग रहा, मेडिकल वालों को टफ तो नहीं लग रहा। नकुल ने उल्टा लिख दिया था, वही है जो पहले लिखा उसको न्यूमरेटर में, है ना। वैल्यूज डालने, वैल्यू डाल के भी वही आएगा, आप पूरी वैल्यूज भी डालेंगे, इसको भी डालेंगे, कट 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 सारी हो जानी, ठीक है, फिर से 1/2√2 ही आएगा। तो हम जितना मतलब इजी रखें बात को उतना आसान है ना भाई। हमारे दिमाग में तो है ना, हीलियम 2 पॉजिटिव है तो 2 प्रोटॉन्स का चार्ज है तो 2 ही लिख दिया, प्रोटॉन ई लिख दिया, तो सीधे कट जाएगा। 1.6 10⁻19 लिखोगे तो आपकी ये वाला हिस्सा बड़ा खिचड़ी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने ये, क्योंकि अल्टीमेटली ये कटने हैं, तो हीलियम का मास कितना है, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन है, दो प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, मास नंबर उसका 4 होता है, ठीक है। इज इट ओके?
अच्छा, 2√2 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3 आती है, ठीक आएगी तो नहीं, क्योंकि √2 कितना होता है 0.414। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही काफी है कि नहीं? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास। हाँ, 2√2 की वैल्यू 3 आती है, वो सही बात है, सही बात है, 1.414 इंटू 2। ठीक है, बाय बाय। ओके।